हेलो बच्चों। तो आज हम स्टडी करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोर के बारे में। रिप्रोडक्शन इन प्लांट का चैप्टर आपका भी चालू है और जो आज का टॉपिक है आपका वो है स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर यानी क्या? तो माइक्रोस्पोर यानी पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर हम स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले समझेंगे कि ये माइक्रोस्पोर बना कैसे। तो लास्ट लेक्चर में आपने देखा होगा कि हमने ट्रांसफर सेक्शन ऑफ एंथर बनाया था। ओके, और इसी का सेक्शन भी यहाँ देखा था आपने। और यहाँ पे क्या देखा था? पोलन सैक देखा था, जिसके इनसाइड में आपने क्या देखा था? स्पोरोजिनस सेल देखा था। यहाँ से जो एक स्पोरोजिनस सेल है मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल क्या होते हैं? डिप्लॉयड होते हैं, ठीक है। सॉरी, मेगास्पोर नहीं, माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर, सॉरी, मेगास्पोर किस में रहेगा? फीमेल में। तो जो आपका माइक्रोस्पोर मदर सेल है, माइक्रोस्पोर मदर सेल क्या होते हैं? डिप्लॉयड होते हैं, जिसका क्या होने वाला है? मियोसिस होने वाला है। मियोसिस मीन्स क्या होता है? रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शनल डिवीजन हो जाएगा। रिडक्शनल डिवीजन होने के कारण ये जो स्ट्रक्चर है ये कुछ इस तरह से पोलन टेट्राड बनाता है। अब यहाँ पे आपको ये तीन ही दिख रहा होगा, क्योंकि एक क्या होता है उसके बैक साइड में। यानी अगर इसी को देखा जाए तो चार क्या बना लेता है ये? माइक्रोस्पोर्स। कितने? चार बनाएंगे। एक में माइक्रोस्पोर मदर सेल से कितने? चार माइक्रोस्पोर बनता है। और ये क्या होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं। ये पूरे प्रोसेस को क्या बोला जाता है? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ठीक है। तो बाय द प्रोसेस ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या हो रहा है आपका? माइक्रोस्पोर मदर सेल डिवाइड मियोटिकली, मियोसिस करेंगे, एंड दे फॉर्म 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल, दैट इज द माइक्रोस्पोर। और माइक्रोस्पोर को ही क्या बोला जाता है? पोलन ग्रेन्स बोला जाता है। तो बस हमें क्या करना है, ये जो एक स्ट्रक्चर है माइक्रोस्पोर यानी कि पोलन ग्रेन्स, उसे ही क्या करना है इस लेक्चर में स्टडी करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका डायग्राम बना लेंगे एंड देन जो है इसको हम क्या कर देंगे? लेबल कर देंगे। तो ये एक रफ माइक्रोस्पोर का जो डायग्राम है वो बन चुका है। इसके ऊपर में एक लेयर होता है, ठीक है, इस तरह से। ये डायग्राम जो है आपका माइक्रोस्पोर का जो है वो बन चुका है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि ये जो माइक्रोस्पोर है यानी ये जो पोलन ग्रेन्स है ये किस कंडीशन में है? हैप्लॉइड कंडीशन में है। बच्चों आपको एक चीज बताऊंगा मैं, जब हम ह्यूमन बीइंग में माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होता है या मेगास्पोरोजेनेसिस होता है तो आफ्टर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस डायरेक्ट स्पर्म बन जाता है, दैट मींस कि गैमीट्स बन जाता है। और इन केस ऑफ फीमेल मेगास्पोरोजेनेसिस के बाद डायरेक्ट ओवम बन जाता है। मियोसिस 2 कंप्लीट होने के बाद ओवम बन जाता है और वो भी एक गैमीट्स है। लेकिन इन केस ऑफ प्लांट अगर हम बात करते हैं तो ये देखिए ये किसके बाद बना है? ये जो है आपके पास पोलन ग्रेन्स, ये मियोसिस होने के बाद बना है। दैट मीन्स कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। और ये जो है आपका क्या है? माइक्रोस्पोर मदर सेल है, जो क्या है? डिप्लॉयड। ये क्या है? डिप्लॉयड है। तो डिप्लॉयड से ये क्या बन चुका है? हैप्लॉयड बन चुका है। माइक्रोस्पोर यानी पोलन ग्रेन्स बन चुका है। लेकिन अभी तक ये गैमीट्स नहीं बना है। ये जो पोलन ग्रेन्स है आपका ये गैमीट्स नहीं है, बल्कि ये क्या है? ये है
गैमीटोफाइट। अब ये गैमीटोफाइट का मीनिंग क्या होता है? तो जो गैमीट प्रोड्यूस करता है, जो गैमिट्स बनाता है, जिसके अंदर गैमिट्स प्रेजेंट होता है, उसे हम गैमीटोफाइट्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो आपका पोलन ग्रेन्स आप बोल सकते हैं इसे, या गैमीटोफाइट्स बोल सकते हो, या फिर इसको माइक्रोस्पोर भी आप बोल सकते हो। इसका हम देखेंगे कि एक एक लेयर क्या होता है। आउटर मोस्ट आपको थिक लेयर दिख रहा होगा, तो आउटर मोस्ट थिक लेयर जो है उसे बोला जाता है एक्साइन। और ये जो सिंगल मैंने एक रिंग जैसा स्ट्रक्चर बनाया है, इनर लेयर, ये थीन लेयर होता है। इनर लेयर जो होता है वो क्या होता है? थीन होता है। मैं यहाँ पे आपको इस तरह से दिखा देता हूँ। ठीक है, तो ये जो थीन लेयर होता है इसे क्या बोला जाता है? इंटाइन। अच्छा, तो ये हो गया क्या? किसका लेयर हो गया? पोलन ग्रेन्स का, यानी स्पोर का लेयर हो गया। तो स्पोर है ना, स्पोर का लेयर है। और डर्म यानी क्या होता है? लेयर, दैट इज स्पोरोडर्म। यानी कि अगर हम पोलन ग्रेन्स या स्पोर का लेयर देख रहे हैं तो इसको हम कॉमनली क्या बोलते हैं? स्पोरोडर्म। दे आर डिवाइडेड इनटू टू लेयर्स, एक्साइन एंड इंटाइन। ओके, देन एक्साइन का जो डिपोजिशन है, दे आर नॉट यूनिफॉर्म। हर जगह यूनिफॉर्म नहीं रहेगा, कहीं कहीं पे उसका डिपोजिशन जो है नहीं रहता है, एक पोर लाइक स्ट्रक्चर दिखता है। पोलन ग्रेन्स है, इसीलिए इसे क्या बोला जाता है? पोलन पोर बोला जाता है। तो बच्चों, इसी पोलन पोर से क्या होता है? पोलन ग्रेन्स का जर्मिनेशन होता है, और इसीलिए इसे और क्या बोला जाता है? जर्म पोर बोला जाता है। इज इट क्लियर? कोई कंफ्यूजन है आपको? अगर होगा तो आप कमेंट जरूर कीजिए यहां तक। ठीक है, देन उसके बाद जैसे आपने पढ़ा होगा कि सेल के अंदर का मैट्रिक्स यानी कि साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस के इनर साइड का जो मैट्रिक्स है उसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। तो ये पोलन ग्रेन्स का जो इनसाइड का मैट्रिक्स है इसे हम क्या बोले? तो इसे हम बोलते हैं पोलन प्लाज्म, यानी कि सीधा सिंपल शब्दों में साइटोप्लाज्म ऑफ पोलन ग्रेन्स। ये साइटोप्लाज्म है पोलन ग्रेन्स का, उसे हम क्या बोलते हैं? पोलन प्लाज्म बोलते हैं। एंड ये क्या हो गया? न्यूक्लियस। ये क्या हो गया? न्यूक्लियस। तो ये पूरा स्ट्रक्चर जो है आपका क्या है? पोलन ग्रेन्स बोल सकते हो आप इसे, गैमीटोफाइट भी बोल सकते हो, और मेन रूप से बोला जाता है इसको माइक्रोस्पोर। अब हम एक एक लेयर के बारे में आपको बताएंगे। जैसे मान के चलिए कि आप हम एक्साइन के बारे में बोलेंगे, तो एक्साइन क्या है? आउटर मोस्ट लेयर। एक्साइन क्या है? आउटर मोस्ट लेयर है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, थिक लेयर है, आउटर मोस्ट है, थिक लेयर है। देन नॉन बायोडिग्रेडेबल, यानी नेचुरली जो है ये लेयर जो है डिग्रेड नहीं होगा। एक्साइन का जो लेयर है वो नेचुरली डिग्रेड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं? उसका जो लेयर है वो क्यों नहीं डिग्रेड होगा? क्योंकि ये जो केमिकल सब्सटेंस से बना है इसके कारण से। और कौन सा सब्सटेंस है? बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन। ये याद रखना है, या आपको एमसीक्यू में भी पूछा जाता है, फिलिंग द ब्लैंक्स में भी। व्हाई द एक्साइन इज नॉन बायोडिग्रेडेबल एंड व्हाई द पोलन ग्रेन्स आर प्रिजर्व्ड एज ए फॉसिल्स। क्यों फॉसिल्स के फॉर्म में प्रिजर्व्ड है? क्यों नहीं वो डिग्रेड होता है? तो उसका रीजन क्या है? बिकॉज देयर एक्साइन इज नॉन बायोडिग्रेडेबल। क्यों है नॉन बायोडिग्रेडेबल? क्योंकि उसमें स्पोरोपोलेनिन प्रेजेंट होता है जो कि इनडेस्ट्रक्टेबल होता है, नेचुरली एनवायरनमेंट में डिग्रेड नहीं होता है। ठीक है, आउटर मोस्ट लेयर है, थिक लेयर है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है, और स्पोरोपोलेनिन से बना हुआ है, मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन। चलिए दूसरा लेयर भी हम देख लेते हैं। इनर मोस्ट लेयर जो है आपका इंटाइन। इंटाइन क्या है? इनर लेयर है। इंटाइन क्या है? इनर लेयर है। चलिए आपको पता ही होगा ये थीन लेयर है, इनर लेयर है, और ये क्या है? थीन लेयर है। देन उसके साथ साथ और आप क्या बताएंगे? ये किससे बना था? एक्साइन किससे बना है? स्पोरोपोलेनिन से। तो आपके इंटाइन किससे बना है? तो इंटाइन बना है सेलुलोज एंड पेक्टिन से। सेलुलोज एंड
पैक्टिन से। ठीक है, तो ये हो गया स्पोरोडर्म। ये क्या हो गया? स्पोरोडर्म। एक्साइन आउटरमोस्ट लेयर है, टफ लेयर होता है, थिक लेयर होता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है और स्पोरोपोलिन से बना हुआ है। इंटाइन जो है इनर लेयर है, थिन लेयर है और सेलुलोज एंड पेक्टिन से बना है और ये बायोडिग्रेडेबल होता है। तो अब इसका फंक्शन प्रोटेक्शन है, लेकिन आप कहीं कहीं पे क्या देख रहे हैं? देखिए ये जर्म पोर है, ये जर्म पोर है और ये जर्म पोर है। देखिए सोचिए, अगर ये जर्म पोर नहीं होता था, यानी वहां पे भी अगर एक्साइन का डिपोजिशन हो जाता था, तो फिर पोलन ग्रेन्स का जर्मिनेशन कैसे होता था? नहीं होता था। ठीक है ना? तो इसीलिए ये पोलन पोर का भी क्या है? बहुत ही बड़ा रोल है। ठीक है, चलिए सरफेस के बारे में अभी हम देख रहे हैं। तो पोलन पोर, और पोलन पोर का क्या रोल है? एक्साइन हो गया, इंटाइन हो गया एंड पोलन पोर। तो ये क्या है? नॉट, या फिर आप बोल सकते हो नॉन डिपोजिशन एरिया ऑफ स्पोरोडर्म। यानी स्पोरोडर्म यानी जो लेयर है उसमें जहां डिपोजिशन नहीं हुआ है एक्साइन का, नॉन डिपोजिशन एरिया ऑफ स्पोरोडर्म। स्पोरोडर्म है, लेयर है, लेयर पे जहां पे एक्साइन का डिपोजिशन नहीं हुआ। इंटाइन तो है, इंटाइन है, लेकिन एक्साइन है क्या? नहीं है। तो वो जो पोर लाइक स्ट्रक्चर है उसे हम क्या बोलते हैं? पोलन ग्रेन्स बोलते हैं, सॉरी पोलन पोर बोलते हैं या जर्म पोर बोलते हैं, क्योंकि यहीं से क्या होगा? पोलन ट्यूब फॉर्म होगा, इधर साइड से या इधर किसी भी एक साइड से बनने वाला है। देन इसके इनर में क्या प्रेजेंट है? पोलन प्लाज्म, दैट इज द साइटोप्लाज्म ऑफ पोलन ग्रेन्स। एंड सेंटर में क्या प्रेजेंट है? न्यूक्लियस। और ये न्यूक्लियस किस कंडीशन में है? हैप्लॉइड कंडीशन है। तो ये तो हो गया किसका? स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोर। मैं एक बार साइड हो जा रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। एंड इसके बाद हम क्या देखने वाले हैं कि फिर ये माइक्रोस्पोर का यानी मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट किस तरह से होता है। ठीक है, चलिए मैं अब इसको एक बार मिटा देता हूं और फिर से मैं आपको एक एक चीज बताने वाला हूं। चलिए तो कंटिन्यू करेंगे लेक्चर, दैट इज द डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। यानी मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट कैसे होता है, यानी मेल गैमेट्स कैसे बनते हैं। तो अभी अभी आपने एक स्ट्रक्चर देखा, दैट इज द पोलन ग्रेन, जिसे आप माइक्रोस्पोर बोलते हो। और उसके ऊपर आपने देखा कि एक्साइन की लेयर है, इंटाइन की लेयर है और ये क्या है? पोलन पोर है। तो जब भी आप डेवलपमेंट के बारे में बताते हो तो एक बार आप लेबलिंग जरूर कर दें। पोलन पोर, इनर लेयर जो है वो इंटाइन है, साइटोप्लाज्म जो है इसको हम पोलन प्लाज्म बोलते हैं और ये न्यूक्लियस। ठीक है, और ये क्या है आपका? माइक्रोस्पोर। ठीक है, तो ये इसका स्ट्रक्चर जो है गैमेट्स कैसे बनाता है हमें वो स्टडी करना है। तो ध्यान दीजिए, यहां तक आपको पता है कि ये माइक्रोस्पोर किस कंडीशन में? हैप्लॉइड कंडीशन में। और आपको पता है मियोसिस सिर्फ और सिर्फ किस में होता है? डिप्लॉइड सेल में होता है, हैप्लॉइड सेल में नहीं होता। और यहाँ ऑलरेडी जो है मियोसिस हो चुका है, मियोसिस हो चुका है। आपने पढ़ा था अभी अभी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ा था ना, तभी आपके माइक्रोस्पोर बना है। माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर बना है बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस। अब ये हैप्लॉइड हो चुका है और मैंने आपको बताया था कि ह्यूमन बीइंग में क्या होता है? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होने के बाद सीधा स्पर्म बन जाता है, यानी गैमेट्स बन जाता है। लेकिन प्लांट्स में ऐसा नहीं होता है। प्लांट्स में कैसा है कि यहाँ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होने के बाद भी फिर से डिवीजन होगा, माइटोटिक डिवीजन होगा। ये थोड़ा सा समझने की चीज है। तो यहाँ पे क्या होने वाला है? फर्स्ट डिवीजन होने वाला है। फर्स्ट माइटोटिक क्या होगा? डिवीजन होगा। एक डिवीजन होने के बाद क्या होगा? तो यहाँ पे जो आपका पोलन ग्रेन्स है, जो आपका पोलन ग्रेन्स है, इसमें दो सेल बन जाएंगे। One cell with a larger and irregular nucleus and one cell with a smaller cytoplasmic content. Okay? तो ये जो यहाँ लार्जर सेल बन रहा है इसको बोला जाता है वेजिटेटिव सेल। इसको बोला जाता है
वेजिटेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल क्या दिख रहा है आपको? लार्जर दिख रहा है, इसमें इरेगुलर न्यूक्लियस दिख रहा है आपको। एंड वेजिटेटिव सेल को ही दूसरा नाम दिया जाता है ट्यूब सेल। क्यों बोला जाता है ट्यूब सेल? क्योंकि आगे चल के ये पोलन ट्यूब बनाएगा इसी स्ट्रक्चर से, यही साइटोप्लाज्मिक कंटेंट्स, इसीलिए इसे क्या बोला जाता है? ट्यूब सेल बोला जाता है। एंड दूसरा जो सेल यहाँ पे आपको स्मॉलर सेल दिख रहा है, ये कौन सा सेल है? जेनरेटिव सेल। ठीक है, तो वेजिटेटिव सेल में ये न्यूक्लियस कौन सा कहलाएगा? वेजिटेटिव न्यूक्लियस। और जनरेटिव सेल में ये न्यूक्लियस क्या कहलाएगा? जनरेटिव न्यूक्लियस। ध्यान देंगे बच्चों कि यहाँ पे हम बाहर की ये जो बाहर की लेबलिंग है हम बार बार नहीं करेंगे, बस हमारा मेन जो पार्ट बन रहा है वो हम पढ़ने वाले हैं। जो आपका पोलन ग्रेन्स था माइक्रोस्पोर, इसमें फर्स्ट डिवीजन हुआ, माइटोटिक डिवीजन हो रहा, मियोटिक डिवीजन नहीं हो रहा, इसलिए अब ये हैप्लॉइड कंडीशन में ही रहेंगे एज इट इज। ठीक है, यहाँ पे लार्जर सेल जो बना इरेगुलर न्यूक्लियस के साथ वो वेजिटेटिव सेल है, और जो स्मॉलर सेल वाला वो जनरेटिव सेल है विद जनरेटिव न्यूक्लियस। ठीक है, विद रेगुलर साइज न्यूक्लियस। देन इसके बाद क्या हो जाता है? तो इसके बाद जो आपका जनरेटिव सेल एक साइड में दिख रहा था वो आपको सेंटर में फ्लोट करते हुए दिखेगा। कौन से सेल के सेंटर में आपको दिखेगा? वेजिटेटिव सेल के। वेजिटेटिव सेल के सेंटर में आपको जनरेटिव सेल जो है वो फ्लोट करते दिखेगा। ये मैं वेजिटेटिव सेल लेबलिंग कर रहा हूँ, ये जनरेटिव सेल विद जनरेटिव न्यूक्लियस, ओके, एंड वेजिटेटिव न्यूक्लियस। अब आप देख रहे होंगे कि आपका जो जनरेटिव सेल है दे आर फ्लोटिंग इनसाइड ऑफ द वेजिटेटिव सेल। अच्छा, ये जो आपने स्टेज देखा है यहां से लेके यहां तक, ये बहुत से एंजियोस्पर्म में कहां हो जाता है? एंथर के इनसाइड ही कंप्लीट हो जाता है। एंथर होते हैं, इसी के इनसाइड में ये स्टेज जो है वो कंप्लीट हो जाता है। इसको टू सेल स्टेज बोलते हैं। इसको क्या बोला जाता है? टू सेल स्टेज। और मैंने आपको क्या बोला कि टू सेल स्टेज जो है आपको बिफोर डेहिसन, यानी पोलन ग्रेन जब बाहर भी नहीं निकलता है ना एंथर से, तभी ये स्टेज हो गया रहता है मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म। ठीक है, चलिए आगे का देखेंगे हम। अब जब जनरेटिव सेल आपका फ्लोट करने लगता है वेजिटेटिव सेल में, तो इसमें भी दो टाइप के चांसेस हैं। दो टाइप के चांसेस क्या है? कि आइदर ये सेल डायरेक्ट क्या करे, यहीं के यहीं इसी सेल में, यानी जो आपका जनरेटिव सेल न्यूक्लियस है, जनरेटिव सेल है, ये डिवाइड होने वाला है ना, ये जो आपका जनरेटिव सेल है ये डिवाइड होगा, अभी सेकेंड डिवीजन होने वाला है। तो जब सेकेंड डिवीजन होगा तो जनरेटिव सेल आइदर इस वेजिटेटिव सेल में डिवाइड हो जाए, पोलन ग्रेन्स में ही डिवाइड हो जाए, या पोलन ट्यूब में आए। दो तरह का पॉसिबिलिटी है और मैं आपको दोनों पॉसिबिलिटी दिखाने वाला हूं। तो चलिए पहला पॉसिबिलिटी आपको दिखा देते हैं कि वो डायरेक्टली क्या करेगा, पोलन ग्रेन्स के इनसाइड में ही डिवीजन कर लेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, टू मेल गैमेट्स फॉर्म हो जाएंगे। क्या हो गए? दो मेल गैमेट्स बन गया। ठीक है, और ये कौन सा है? वेजिटेटिव न्यूक्लियस है। आइदर इस तरह से हो सकता है या फिर और, है ना, यहाँ पे मैं और लिख देता हूं ताकि आपको समझेगा, आइदर ये या फिर इस तरह से होगा। ठीक है, सेकेंड केस क्या है? तो सेकेंड केस क्या होता है कि सबसे पहले अब आप ध्यान से देखेंगे, देखिए यहाँ पे आपका जनरेटिव सेल है जनरेटिव न्यूक्लियस के साथ। ठीक है, और ये सेल कौन सा है? वेजिटेटिव सेल है ना, ये देखिए यही वेजिटेटिव सेल यहाँ से इस तरह से निकलेगा बाहर। अब बताइए मुझे, ये जो पोलन ट्यूब बना रहा है किसके कारण से बन रहा है? वेजिटेटिव सेल के कारण से बन रहा है। यानी सिंपल स्ट्रक्चर अगर देखा जाता है, ऐसा कोई मान के चलिए ऐसा कोई फुटबॉल है, ठीक है, और इसमें क्या है? रबर बैग है। ठीक है, इसको मैंने यहाँ से फोड़ दिया तो क्या होगा, और आपने इसको प्रेशर दिया तो क्या हो जाएगा? ये इस तरह से बाहर निकलेगा, है ना। तो वेजिटेटिव सेल से ही आपका क्या बन रहा है? पोलन ट्यूब बन रहा है। ये इस तरह से बाहर निकलेगा। ठीक है, ये आपका क्या है? वेजिटेटिव न्यूक्लियस। तो पोलन ट्यूब फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया। फॉर्मेशन ऑफ पोलन ट्यूब, यहां से
पोलन ट्यूब फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया। यानी आप समझ सकते हो कि आफ्टर पॉलिनेशन का स्टेज है, ये आफ्टर पॉलिनेशन का स्टेज है, क्योंकि जब तक स्टिग्मा पे पोलन ग्रेन सेट नहीं होगा, गिरेगा नहीं, जब तक स्टिग्मा उसको न्यूट्रिशन नहीं प्रोवाइड करेगा, तब तक पोलन ट्यूब फॉर्मेशन नहीं होगा। पॉलिनेशन में ये सब चीजें हम करने वाले हैं, पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन में आपको ये सब चीजें और डिटेल में बताने वाला है। देन क्या होते जाएगा कि ये जो पोलन ट्यूब है इसका ग्रोथ जो है वो बढ़ते जाएगा। ये आपका क्या था, वेजिटेटिव न्यूक्लियस। अब ये वेजिटेटिव न्यूक्लियस कहाँ आ चुका है, पोलन ट्यूब में आ गया है, ठीक है। उसके बाद ये जो आपका क्या था, जनरेटिव न्यूक्लियस विद जनरेटिव सेल। अब ये जनरेटिव न्यूक्लियस यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। डिवीजन मैं स्टार्ट कर देता हूँ यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। इस तरह से डिवीजन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। फाइनल स्टेज में क्या हो जाएगा, ये ट्यूब न्यूक्लियस और ये दो मेल गैमेट्स, मेल गैमेट्स। और ये क्या है, पोलन ट्यूब में है ना, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, ट्यूब न्यूक्लियस। ओके, और ये क्या है, पोलन ट्यूब। तो इस तरह से डेवलपमेंट होता है, ठीक है। यानी कि ये जब टू मेल गैमेट्स बना लेगा तो ये भी कुछ इसी तरह के यहाँ, क्योंकि ये तो ऑलरेडी यहाँ डिवीजन चालू है, ठीक है, कुछ इस तरह का। यहाँ पे ये फाइनल स्टेज यही रहेगा। चलिए मैं एक बार फिर से इस साइकिल को दिखा देता हूँ आपको किस तरह से प्रोसेस चालू होता है। मियोसिस होने के बाद, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होने के बाद माइक्रोस्पोर बन जाता है। यहाँ डिफरेंस ये है कि माइक्रोस्पोर डायरेक्ट गैमेट्स नहीं बनाता है, लेकिन एनिमल्स में डायरेक्ट ये गैमेट्स बन जाता है। ये जो माइक्रोस्पोर है इसमें फर्स्ट डिवीजन होगा। फर्स्ट डिवीजन होने के बाद क्या हो जाएगा, जो सेल है आपका अनइक्वल साइज में बढ़ जाएगा। जो लार्जर सेल है वो क्या बनाएगा, वेजिटेटिव सेल, जिसे ट्यूब सेल बोलते हैं, क्योंकि आगे चल के वो पोलन ट्यूब बना रहा है। और दूसरा सेल जो है जनरेटिव सेल है, जो कि वॉल साइड वॉल में अटैच है और बहुत ही छोटा होता है, ठीक है। देन जो आपका सेकेंड डिवीजन है, यानी यहाँ जो सेकेंड डिवीजन हो रहा है, सेकेंड डिवीजन, तो जो सेकेंड डिवीजन है दे आर ऑकर्स ओनली इन जनरेटिव सेल्स। किसमें होता है, सिर्फ और सिर्फ जनरेटिव सेल में, वेजिटेटिव सेल में नहीं होता है। तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है, आइदर जो है पोलन ग्रेन्स के इनसाइड में ही वो दो मेल गैमेट्स बना ले, या फिर पहले वो पोलन ट्यूब बनाए एंड देन पोलन ट्यूब के अंदर में डिवीजन करे, तब जाके क्या बनाए, मेल गैमेट्स बनाए। तो दो पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पे आइदर यहाँ पे डायरेक्टली वो डिवीजन कर गया, बाद में वो पोलन ट्यूब बनाएगा इस तरह से, या फिर हो सकता है कि पहले वो पोलन ट्यूब यानी स्टिग्मा पे गिर जाएगा, सेट हो जाएगा, उसका पॉलिनेशन हो चुका है, वहां पे उसको जितने भी रिक्वेस्ट है जर्मिनेशन के लिए मिल जाएगा, पोलन ट्यूब बनाएगा। पोलन ट्यूब में वेजिटेटिव न्यूक्लियस आ जाएगा, वो ट्यूब में आ चुका है इसलिए उसको हम ट्यूब न्यूक्लियस बोलेंगे। उसके पीछे पीछे क्या रहेगा, जनरेटिव सेल्स आएंगे, जो डिवीजन यहाँ स्टार्ट हो चुका है, डिवीजन स्टार्ट हो चुका है। डिवीजन होते होते क्या हो जाएगा, दो मेल गैमेट्स बन जाएंगे। तो ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पे दिख रहा है एक्चुअल में ये है मेल गैमेटोफाइट। एक्चुअल में बोला जाए तो ये मेल गैमेटोफाइट है, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा। मैं एक बार साइड हो जा रहा हूँ, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, तो वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा, समझ में जरूर आया होगा। अगर कोई कंफ्यूजन रहा तो आप कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो आप वो भी बताइए। डायग्राम अगर पसंद आया तो कमेंट में ये भी जरूर बताइए। अगर कोई इशू रहे तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। और इसी नाम से, बायोलॉजी लॉन्चर नाम से ही एक पेज है इंस्टाग्राम पे, वहाँ मुझे फॉलो कीजिए। कोई भी डाउट रहता है तो आप वहाँ पे मुझे जरूर बताइए।